29 दिसंबर 1942 का दिन था। पंजाब के अमृतसर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया जतिन खन्ना। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का ऐसा नाम बनेगा जिसके सामने केवल एक अभिनेता की लोकप्रियता का पैमाना छोटा पड़ जाएगा। आने वाले वर्षों में लोग उसे राजेश खन्ना के नाम से जानेंगे, उसे प्यार से काका कहेंगे और उसकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर घंटों नहीं बल्कि पूरी रात इंतजार करेंगे। जतिन का बचपन जन्म देने वाले माता पिता के साथ पूरी तरह नहीं बीता। उन्हें उनके रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने पाला। परिवार बाद में मुंबई आ गया और जतिन का बचपन दक्षिण मुंबई के ठाकुरद्वार इलाके में बीता। मुंबई उस समय आज की तरह चमकदार महानगरी नहीं थी। फिल्मों की दुनिया जरूर मौजूद थी, लेकिन उसमें प्रवेश करना किसी सामान्य युवक के लिए आसान नहीं था। अभिनेता बनने का सपना देखने वाले हजारों युवाओं में से बहुत कम लोगों को पर्दे तक पहुंचने का अवसर मिलता था। जतिन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा अभिनय की दुनिया में लगता था। विद्यालय और महाविद्यालय के दिनों में वे रंगमंच से जुड़े, नाटकों में अभिनय किया और अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मंच पर खड़े होकर दर्शकों की प्रतिक्रिया महसूस करने का जो अनुभव उन्हें मिला, वही धीरे धीरे उनके भीतर अभिनेता बनने की इच्छा को मजबूत करता गया। उनके साथ पढ़ने वालों में रवि कपूर भी थे, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। परिवार चाहता था कि जतिन एक सुरक्षित जीवन चुने। अभिनय को उस दौर में ऐसा पेशा नहीं माना जाता था जिसमें किसी सामान्य परिवार का युवक आसानी से भविष्य बना सके, लेकिन जतिन का मन तय कर चुका था। उन्हें पर्दे पर जाना था। 1965 में उन्हें वह अवसर मिला जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था, लेकिन जतिन खन्ना विजेता बने। यही वह क्षण था जब फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे। उनके नाम में भी बदलाव आया। जतिन खन्ना से वे राजेश खन्ना बन गए। यह केवल नाम बदलने की घटना नहीं थी, यह उस व्यक्ति के जन्म की शुरुआत थी जो आने वाले समय में भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदलने वाला था। 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से राजेश खन्ना ने अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। फिल्म में उनका चेहरा नया था, लेकिन कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता अलग दिखाई देती थी। फिल्म को उस समय वह व्यावसायिक सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद किसी नए अभिनेता से की जाती है, लेकिन राजेश खन्ना को पहचान मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद राज और कुछ अन्य फिल्मों में उन्होंने काम किया। शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें तुरंत वह सफलता नहीं मिली जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो उस समय के दर्शकों के लिए अलग थी। वे पारंपरिक नायक की तरह केवल मजबूत या आक्रामक दिखाई नहीं देते थे। उनमें प्रेम, संकोच, दर्द और कोमलता एक साथ दिखाई देती थी। और फिर आया 1969। यही वह वर्ष था जिसने जतिन खन्ना को राजेश खन्ना बनाया और राजेश खन्ना को पूरे देश का सितारा। 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म आराधना प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर थीं। फिल्म की कहानी, संगीत और अभिनय ने दर्शकों को ऐसा आकर्षित किया कि राजेश खन्ना अचानक पूरे देश की चर्चा बन गए। फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। एक तरफ उनका रोमांटिक रूप था, दूसरी तरफ भावनात्मक और गंभीर अभिनय। किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना के चेहरे का मेल ऐसा बना कि दोनों की जोड़ी भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे गीत के दृश्य में पहाड़ों के बीच मुस्कुराते राजेश खन्ना को देखकर युवा दर्शकों के बीच एक नई दीवानगी पैदा हुई। रूप तेरा मस्ताना ने इस लोकप्रियता को और बढ़ाया। आराधना केवल एक सफल फिल्म नहीं थी, वह राजेश खन्ना के युग की शुरुआत थी। इसके बाद उनकी फिल्मों की सफलता जैसे रुकना ही नहीं चाहती थी। उसी दौर में इत्तेफाक, डोली, बंधन और दो रास्ते जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया। दर्शकों के लिए राजेश खन्ना केवल अभिनेता नहीं रहे थे, वे सपनों के उस युवक का चेहरा बन चुके थे जिसे प्रेम करना आता था, दुख सहना आता था और मुस्कुराते हुए दिल जीतना आता था। 1970 में सफर, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना और द ट्रेन जैसी फिल्मों ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया। कटी पतंग में आशा पारे के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय हुई। फिल्म में उनका चरित्र केवल प्रेमी का नहीं था, बल्कि उसमें संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई भी थी। सच्चा झूठा में उन्होंने बिल्कुल अलग रंग दिखाया। एक तरफ साधारण युवक, दूसरी तरफ
अपराध की दुनिया से जुड़ा व्यक्ति। ये अंतर दिखाता था कि राजेश खन्ना केवल रोमांटिक चेहरा नहीं थे, लेकिन उनकी असली अभिनय क्षमता को आने वाले वर्ष में एक ऐसी फिल्म ने साबित किया जिसे आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे भावुक फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म थी आनंद। 1971 में प्रदर्शित आनंद में राजेश खन्ना ने आनंद सहगल का किरदार निभाया। आनंद जानता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय है, लेकिन वह मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को पूरी तरह जीना चाहता है। उसका दर्शन था कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। यह भूमिका राजेश खन्ना के लिए किसी पुरस्कार से बड़ी थी। उन्होंने आनंद को इतना जीवंत बना दिया कि दर्शक यह भूल गए कि वे पर्दे पर एक अभिनेता को देख रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके सामने सचमुच कोई ऐसा इंसान है जो मौत को सामने देखकर भी दूसरों को हंसना सिखा रहा है। अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर की भूमिका निभाई थी। उस समय अमिताभ अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे जहां वे कुछ वर्षों बाद पहुंचने वाले थे, लेकिन आनंद ने दोनों अभिनेताओं के बीच एक ऐसी यादगार साझेदारी बनाई जिसे भारतीय सिनेमा आज तक याद करता है। राजेश खन्ना को इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार मिला। इसी दौर में हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म आई। फिल्म में राजेश खन्ना और हाथी के बीच का भावनात्मक रिश्ता दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म बड़ी सफलता बनी और राजेश खन्ना की लोकप्रियता गांवों से लेकर शहरों तक फैलती चली गई। उनकी सफलता का सबसे असाधारण पहलू उनकी लगातार सफल फिल्मों का सिलसिला था। 1969 से 1971 के बीच उनकी 15 लगातार एकल नायक वाली सफल फिल्मों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अंदाज और मर्यादा जैसी 2 नायक वाली फिल्मों को जोड़ें तो उस दौर में उनकी लगातार सफल फिल्मों की संख्या और भी प्रभावशाली हो जाती है। ये केवल फिल्मों की सफलता नहीं थी, ये उस समय की सामाजिक घटना थी। राजेश खन्ना जहां जाते भीड़ जमा हो जाती। उनके घर के बाहर प्रशंसकों की कतार लगती। लड़कियां उन्हें खून से पत्र लिखती थीं। उनकी तस्वीरें अपने कमरे में लगाई जाती थीं। उनकी कार पर प्रेम संदेश लिखे जाते थे। कई प्रशंसक केवल उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उनका पहनावा, उनकी चाल, बालों का अंदाज, मुस्कुराने का तरीका और संवाद बोलने की शैली तक युवाओं में लोकप्रिय हो गई थी। उनकी लोकप्रियता का एक और महत्वपूर्ण कारण उनकी आवाज और संगीत से उनका गहरा संबंध था। किशोर कुमार की आवाज राजेश खन्ना की पहचान का हिस्सा बन गई। शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख और हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक पूरा रोमांटिक युग बनाया। अमर प्रेम में उनकी संवेदनशीलता दिखाई दी। कटी पतंग ने उन्हें रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित किया। बावर्ची ने उनके अभिनय की सहजता दिखाई। आनंद ने उनके भावनात्मक अभिनय को अमर कर दिया। लेकिन सफलता का यह शिखर जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक सबसे ऊपर रहता है तो उसे यह विश्वास होने लगता है कि वह स्थान हमेशा उसका रहेगा। राजेश खन्ना के जीवन में भी यही विश्वास धीरे धीरे एक चुनौती बनकर सामने आया। राजेश खन्ना की लोकप्रियता का असर केवल पर्दे तक सीमित नहीं था। उनके निजी जीवन में भी प्रेम और रिश्ते लगातार चर्चा में रहे। उनकी शुरुआती चर्चित प्रेम कहानी अंजू महेंद्रू के साथ थी। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे। उस समय राजेश खन्ना अपने करियर के शिखर की ओर बढ़ रहे थे और अंजू महेंद्रू भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। लेकिन यह रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच पाया। वर्षों के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। उनके अलगाव की कहानी लंबे समय तक फिल्मी दुनिया की चर्चाओं में रही। फिर राजेश खन्ना के जीवन में डिंपल कपाड़ियां आईं। 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से विवाह किया। उस समय राजेश खन्ना 31 वर्ष के थे और डिंपल किशोरावस्था से अभी अभी बाहर आई थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी उसी वर्ष प्रदर्शित होने वाली थी। विवाह के समय दोनों के बीच उम्र का अंतर काफी बड़ा था और यह संबंध उस समय फिल्म जगत के लिए बेहद चर्चित घटना बन गया। डिंपल की उम्र उस समय 16 वर्ष के आसपास थी। बाद के वर्षों में उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को कठिन बताया और यह भी कहा कि उस उम्र में वे विवाह की परिस्थितियों को पूरी तरह समझने की स्थिति में नहीं थीं। विवाह के बाद दोनों की 2 बेटियां हुईं, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना। लेकिन बाहर से चमकता यह विवाह भीतर से उतना शांत नहीं था। राजेश खन्ना अपने करियर और लोकप्रियता में डूबे हुए थे। डिंपल स्वयं भी एक सफल अभिनेत्री बनने की क्षमता रखती थी। बॉबी की सफलता ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। लेकिन विवाह के बाद उनका फिल्मी जीवन रुक गया और परिवार के भीतर तनाव बढ़ने लगा। समय बीतता गया और अंततः दोनों अलग रहने लगे। 1982 के आसपास उनका अलगाव स्पष्ट हो गया।
हालांकि दोनों का औपचारिक तलाक नहीं हुआ। बाद के वर्षों में उनके संबंधों में पहले जैसी कटुता नहीं रही और वे अपनी बेटियों तथा पारिवारिक अवसरों के कारण एक दूसरे के संपर्क में आते रहे। यही उनके निजी जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक थी। जिस व्यक्ति को करोड़ों लोग प्रेम का प्रतीक मानते थे, उसके अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं आ सकी। उनके जीवन में बाद के वर्षों में टीना मुनीम का नाम भी जुड़ा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनके संबंधों की चर्चा लंबे समय तक होती रही, लेकिन यह रिश्ता भी स्थायी विवाह में नहीं बदल सका। अंतिम वर्षों में अनीता अडवाणी के साथ उनके साथ रहने की चर्चा हुई। राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद इस संबंध को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया। वर्ष 2026 में बंबई उच्च न्यायालय ने अनीता अडवाणी द्वारा संबंध को वैवाहिक मान्यता देने की मांग से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया। इस पूरे प्रसंग से एक बात साफ दिखाई देती है कि राजेश खन्ना का निजी जीवन उनकी फिल्मों जितना सरल नहीं था। पर्दे पर वे प्रेम की कहानियां जीते रहे, लेकिन वास्तविक जीवन में प्रेम, विवाह, दूरी और अकेलेपन के बीच उनका अपना संघर्ष चलता रहा। राजेश खन्ना का जीवन जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी उसके आसपास की चर्चाएं भी थीं। उनकी लोकप्रियता इतनी असाधारण थी कि उनके निजी व्यवहार से जुड़ी छोटी सी बात भी समाचार बन जाती थी। उनके स्वभाव को लेकर फिल्म उद्योग में अलग अलग धारणाएं थीं। कुछ लोग उन्हें बेहद संवेदनशील और भावुक बताते थे, तो कुछ लोग उनके भीतर बढ़ते अहंकार और सफलता के दबाव की चर्चा करते थे। यह भी कहा गया कि जब कोई अभिनेता लगातार सफलता के शिखर पर होता है तो उसके आसपास की दुनिया बदल जाती है। निर्माता उसकी तारीखों के लिए इंतजार करते हैं, निर्देशक उसके अनुसार भूमिकाएं लिखते हैं और प्रशंसक उसे सामान्य व्यक्ति नहीं रहने देते। राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया था कि उनके असफल होने की कल्पना तक लोगों को असंभव लगती थी। यही कारण था कि जब उनकी फिल्में लगातार असफल होने लगीं तो ये केवल व्यावसायिक समस्या नहीं रही, ये उनके व्यक्तित्व के लिए भी बड़ा झटका था। उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी कई किस्से और आरोप समय समय पर सामने आए। इनमें से कुछ के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें निश्चित सत्य मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजेश खन्ना की छवि के साथ प्रेम संबंध, वैवाहिक तनाव और उनके स्वभाव को लेकर चर्चाएं हमेशा जुड़ी रहीं। डिंपल कपाड़िया ने वर्षों बाद अपने विवाह को कठिन अनुभव के रूप में याद किया। यह उनके निजी अनुभव का बयान था और इससे उस रिश्ते की जटिलता समझी जा सकती है। राजेश खन्ना और डिंपल अलग हुए, लेकिन तलाक नहीं लिया। यह स्थिति वर्षों तक बनी रही। दोनों ने अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके नाम एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हो सके। यही कारण है कि राजेश खन्ना की प्रेम कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं रही, वह भारतीय फिल्म जगत की सबसे चर्चित निजी कथाओं में से एक बन गई। राजेश खन्ना ने अपने शिखर के वर्षों में अपार धन और संपत्ति अर्जित की। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों, पारिश्रमिक और संपत्तियों से आया। मुंबई का उनका समुद्र के सामने स्थित बंगला आशीर्वाद उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध निवास बन गया। यह बंगला मूल रूप से अभिनेता राजेंद्र कुमार के पास था और राजेश खन्ना ने इसे 70 के दशक के प्रारंभ में लगभग 3.5 लाख रुपए में खरीदा था। उस समय यह रकम बड़ी थी, लेकिन बाद के दशकों में उस संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ गया। आशीर्वाद केवल एक घर नहीं था, वह राजेश खन्ना की लोकप्रियता का प्रतीक था। जिस घर के बाहर कभी हजारों प्रशंसक जमा होते थे, वही घर बाद के वर्षों में उनकी तन्हाई का भी गवाह बना। राजेश खन्ना की कुल संपत्ति के बारे में अलग अलग स्रोतों में अलग अलग अनुमान मिलते हैं। उनकी मृत्यु के समय की संपत्ति का कोई ऐसा सर्वमान्य सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिसे निश्चित रूप से अंतिम माना जा सके। इसलिए करोड़ों रुपए की किसी एक संख्या को उनकी वास्तविक संपत्ति बताना सही नहीं होगा। लेकिन यह निर्विवाद है कि अपने शिखर के वर्षों में वे भारत के सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले और सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में शामिल थे। विडंबना यह रही कि धन और प्रसिद्धि दोनों होने के बावजूद उनके अंतिम वर्षों में जीवन पहले जैसा चमकदार नहीं रहा। यही वह मोड़ था जहां राजेश खन्ना की कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। 70 के दशक के मध्य तक भारतीय सिनेमा बदल रहा था। देश की सामाजिक परिस्थितियां बदल रही थीं। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और व्यवस्था के प्रति असंतोष जैसे विषय जनता के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। दर्शकों को अब केवल प्रेम कहानियां नहीं चाहिए थीं, उन्हें ऐसा नायक भी चाहिए था जो व्यवस्था से लड़ सके, गुस्सा कर सके और अन्याय के सामने खड़ा हो सके। इसी समय अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने आनंद और नमक हराम जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद दोनों के पर्दे के व्यक्तित्वों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। राजेश खन्ना का नायक प्रेम, भावनाओं और संवेदनशीलता से जुड़ा था।
अमिताभ बच्चन का नया नायक गुस्से, संघर्ष और विद्रोह से जुड़ रहा था। 1973 में जंजीर प्रदर्शित हुई और अमिताभ बच्चन के आक्रामक व्यक्तित्व ने दर्शकों की नई पसंद को आकार देना शुरू किया। यह राजेश खन्ना के लिए किसी एक फिल्म की हार नहीं थी, यह पूरे समय के बदल जाने का संकेत था। राजेश खन्ना अभी भी बड़े सितारे थे, उनके पास प्रशंसकों की विशाल संख्या थी, वे अभी भी सफल फिल्में दे सकते थे। लेकिन अब उनके सामने एक नया प्रश्न था, क्या वे बदलते समय के साथ खुद को बदल पाएंगे? यही प्रश्न उनके करियर के अगले अध्याय का केंद्र बन गया। उन्होंने अलग अलग तरह की भूमिकाएं करने की कोशिश की। कुछ फिल्मों में उन्होंने गंभीर किरदार निभाए, कुछ में पारिवारिक भूमिकाएं की और कुछ में नए दौर की मांग के अनुसार अपने अभिनय का रंग बदलने की कोशिश की। आपकी कसम, रोटी और अमरदीप जैसी फिल्मों ने उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया। लेकिन उनकी फिल्मों की वह निरंतरता अब नहीं रही जो 1969 से 1971 के बीच दिखाई दी थी। सिनेमा में सफलता का सबसे कठिन नियम यही है कि दर्शक किसी अभिनेता को केवल उसकी पुरानी सफलता के आधार पर हमेशा स्वीकार नहीं करता। राजेश खन्ना ने भी यह नियम महसूस किया। एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना की एक फिल्म असफल होना असाधारण घटना माना जाता था। अब स्थिति बदल चुकी थी। एक के बाद एक फिल्में अपेक्षित सफलता नहीं पा रही थीं। उनकी लोकप्रियता अभी भी जीवित थी, लेकिन वह सामूहिक उन्माद कम होने लगा था। नई पीढ़ी नए नायकों की तरफ देख रही थी। अमिताभ बच्चन का सितारा तेजी से ऊपर जा रहा था। धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना और अन्य अभिनेताओं ने भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई। सिनेमा की भाषा बदल रही थी। राजेश खन्ना के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि उन्हें केवल फिल्मों की असफलता से नहीं लड़ना था, उन्हें अपने ही अतीत से लड़ना था। जब किसी अभिनेता की सफलता असाधारण हो तो दर्शकों की अपेक्षाएं भी असाधारण हो जाती हैं। लोग राजेश खन्ना से वही जादू चाहते थे जो उन्होंने आराधना और आनंद में देखा था। लेकिन समय आगे बढ़ चुका था। व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों ने भी इस दौर को कठिन बनाया। डिंपल से अलगाव, परिवार से दूरी और बदलती पेशेवर परिस्थितियां उनके मन पर असर डालती रहीं। वे फिल्मों और व्यक्तिगत संघर्षों के बीच उलझे रहे। फिर आया राजनीति का दौर। 1990 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने फिल्मों से कुछ दूरी बनाई और राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। 1991 के आम चुनाव में वे सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में 1992 में उन्होंने जीत हासिल की और संसद पहुंचे। वे 1996 तक लोकसभा के सदस्य रहे। यह उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग अध्याय था। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक लाखों लोगों के सपनों का प्रतिनिधित्व किया था, अब वह देश की राजनीति में जनता का प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजनीति अभिनय से बिल्कुल अलग दुनिया थी। पर्दे पर संवाद बोलकर कहानी को नियंत्रित किया जा सकता है। राजनीति में हर शब्द का राजनीतिक अर्थ होता है। वहां केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं होती, संगठन, विचार, क्षेत्रीय समस्याएं और लगातार जनता के बीच रहना भी जरूरी होता है। राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अनुभव किया, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 1996 के बाद उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बना ली। इसके बाद वे फिर फिल्मों की तरफ लौटे। लेकिन अब वे उस दौर के राजेश खन्ना नहीं थे जिन्हें देखकर भीड़ बेकाबू हो जाती थी। वे एक वरिष्ठ अभिनेता थे और यही परिवर्तन उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। राजेश खन्ना ने उम्र बढ़ने के साथ पिता, वरिष्ठ व्यक्ति और चरित्र भूमिकाओं में काम करना शुरू किया। उनकी उपस्थिति पहले जैसी व्यावसायिक शक्ति भले न रही हो, लेकिन उनका नाम अपने आप में आकर्षण था। उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया, विज्ञापनों और धारावाहिकों में दिखाई दिए। नई पीढ़ी ने उन्हें उनके पुराने रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखना शुरू किया जिसने भारतीय सिनेमा का एक पूरा युग बनाया था। उनकी अंतिम वर्षों की सार्वजनिक उपस्थिति में एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। कभी जिनके घर के बाहर भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होता था, वही व्यक्ति अब अपने जीवन के अंतिम अध्याय में धीरे धीरे लोगों से दूर होता जा रहा था। उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगा, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए वे अब भी वही राजेश खन्ना थे। वही मुस्कान, वही आंखें, वही आवाज, वही व्यक्ति जिसने कभी कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और फिर वह दिन आया जब यह संवाद उनके अपने जीवन पर लागू होने लगा। 18 जुलाई 2012 मुंबई में राजेश खन्ना ने अंतिम सांस ली। वे 69 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जिसे दोबारा उसी रूप में लिख पाना संभव नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में परिवार, फिल्म जगत
और बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे। जिन लोगों ने उन्हें पर्दे पर देवता जैसा स्थान दिया था वे उस दिन उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजेश खन्ना की मृत्यु केवल एक अभिनेता की मृत्यु नहीं थी, वह उस युग के अंत का प्रतीक थी जिसमें किसी फिल्मी सितारे की लोकप्रियता का अर्थ केवल कमाई नहीं बल्कि जनमानस पर असाधारण प्रभाव भी होता था। उनकी मृत्यु के बाद आशीर्वाद बंगले को लेकर भी चर्चाएं हुईं। इसे स्मृति स्थल या संग्रहालय बनाने की बातें सामने आईं, लेकिन अंततः वह योजना साकार नहीं हुई और वर्ष 2014 में यह संपत्ति बेच दी गई। लेकिन किसी सितारे की असली विरासत ईंट और पत्थर में नहीं रहती, वह लोगों की यादों में रहती है और राजेश खन्ना की यादें आज भी जीवित हैं। राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला महानतम लोकप्रिय सितारा या पहला सुपरस्टार कहे जाने के पीछे केवल उनकी फिल्मों की संख्या नहीं है। असली कारण यह है कि उन्होंने दर्शकों और अभिनेता के बीच संबंध को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उनसे पहले भी बड़े सितारे थे, दिलीप कुमार थे, देव आनंद थे, राज कपूर थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ प्रशंसकों का संबंध एक अलग प्रकार का था। लोग उन्हें केवल अभिनेता नहीं मानते थे, वे उन्हें अपने सपनों का हिस्सा मानते थे। उनका रोमांटिक अंदाज आने वाली पीढ़ियों के नायकों के लिए मिसाल बना। उनका अभिनय बताता था कि नायक केवल ताकतवर व्यक्ति नहीं होता, वह कमजोर हो सकता है, रो सकता है, प्रेम कर सकता है, मृत्यु से डर सकता है और फिर भी महान हो सकता है। आनंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजेश खन्ना ने 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार जीता। उन्हें सच्चा झूठा, आनंद और आविष्कार के लिए यह सम्मान मिला। वर्ष 2005 में उन्हें जीवन भर की उपलब्धि के लिए फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन पुरस्कार उनकी लोकप्रियता की पूरी कहानी नहीं बताते। राजेश खन्ना की सबसे बड़ी उपलब्धि वह प्रभाव था जो उन्होंने भारतीय समाज पर डाला। उन्होंने पुरुष सौंदर्य की एक नई छवि बनाई। उन्होंने रोमांटिक नायक को संवेदनशील बनाया। उन्होंने गीतों को अभिनेता की पहचान का हिस्सा बनाया। उन्होंने संगीतकारों और गायकों के साथ ऐसी साझेदारियां बनाई जिनका प्रभाव दशकों तक रहा। उन्होंने यह साबित किया कि एक अभिनेता केवल संवाद बोलकर नहीं बल्कि आंखों और मुस्कान से भी कहानी कह सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने यह साबित किया कि लोकप्रियता अपने आप में एक सांस्कृतिक शक्ति बन सकती है। आज जब किसी अभिनेता के प्रशंसकों की संख्या लाखों या करोड़ों में होती है, तब राजेश खन्ना के समय की उस दीवानगी को समझना आसान नहीं है। उस दौर में सामाजिक माध्यम नहीं थे, चलते फिरते चित्र देखने के लिए हाथ में कोई साधन नहीं था, हर दिन अभिनेता की तस्वीर सामने नहीं आती थी। फिर भी राजेश खन्ना की तस्वीरें लोगों के घरों में थीं, उनके गीत गलियों में बजते थे, उनके संवाद लोगों की बातचीत में आते थे, उनके बालों की शैली अपनाई जाती थी, उनके कपड़ों की नकल होती थी, उनकी मुस्कान युवाओं के लिए आकर्षण थी। यही किसी सितारे के वास्तविक प्रभाव की पहचान होती है। जिस सितारे के घर के बाहर कभी भीड़ जमा होती थी, उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वही घर खामोशी का गवाह बनने लगा। जिस अभिनेता को पर्दे पर हजारों बार अमर प्रेम करते देखा गया, उसकी अपनी प्रेम कहानी अधूरी रही। जिस व्यक्ति ने आनंद बनकर लोगों को मृत्यु से पहले जिंदगी जीना सिखाया, वही व्यक्ति एक दिन अपनी मृत्यु के सामने खड़ा हुआ और 18 जुलाई 2012 को वह कहानी समाप्त हो गई। लेकिन क्या सच में समाप्त हुई? नहीं, क्योंकि राजेश खन्ना जैसे कलाकार मरते नहीं हैं, वे अपनी फिल्मों में रह जाते हैं। कभी आनंद बनकर मुस्कुराते हैं, कभी कटी पतंग में प्रेम की तलाश करते हैं, कभी आराधना में पहाड़ों के बीच गीत गाते हैं, कभी अमर प्रेम में टूटे हुए दिल की आवाज बनते हैं और कभी किसी पुराने गीत के साथ अचानक हमारे सामने लौट आते हैं। समय बदल गया, सिनेमा बदल गया, नायक बदल गए, दर्शकों की पसंद बदल गई, लेकिन राजेश खन्ना का वह चेहरा जिसने एक पूरे देश को प्रेम करना सिखाया था, आज भी पुरानी फिल्मों के पर्दे पर दिखाई देता है। उनकी कहानी हमें एक और गहरी बात बताती है। सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहती। प्रसिद्धि कितनी भी ऊंची क्यों न हो, समय उसके साथ आगे बढ़ता है। धन कितना भी हो, वह अकेलेपन को खरीद नहीं सकता। और लोकप्रियता कितनी भी विशाल हो, अंत में इंसान को अपने रिश्तों और अपनी यादों के साथ ही रहना पड़ता है। राजेश खन्ना ने अपने जीवन में आसमान की सबसे ऊंची ऊंचाई देखी और फिर उसी जीवन में जमीन की कठोर सच्चाई भी महसूस की। उन्होंने सफलता का ऐसा शिखर देखा जिसे छूना हर अभिनेता का सपना होता है। उन्होंने असफलता का ऐसा दौर देखा जिससे बचना हर सितारा चाहता है। उन्होंने प्रेम पाया, विवाह किया, परिवार बनाया, दूरी देखी, राजनीति में गए, फिर सिनेमा में लौटे,
और अंततः अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। एक ऐसे अभिनेता की भूमिका जिसे पर्दे पर किसी निर्देशक ने नहीं लिखा था, एक ऐसे इंसान की भूमिका जिसका अंतिम दृश्य जीवन ने स्वयं लिखा। शायद इसी कारण राजेश खन्ना की कहानी केवल एक अभिनेता की जीवनी नहीं है, यह प्रसिद्धि की कहानी है, यह प्रेम की कहानी है, यह अकेलेपन की कहानी है, यह समय के बदलने की कहानी है, और सबसे बढ़कर यह उस सपने की कहानी है जिसमें अमृतसर का एक साधारण बच्चा मुंबई आता है और एक दिन ऐसा सितारा बन जाता है कि पूरा हिंदुस्तान उसे देखकर कहता है, ये हमारा राजेश खन्ना है। आज भी जब उनकी कोई पुरानी फिल्म चलती है और पर्दे पर उनका चेहरा दिखाई देता है तो शायद किसी पुराने दर्शक की आंखों में वही चमक लौट आती होगी जो पहली बार आराधना देखते समय आई थी। यही उनकी असली संपत्ति थी, न आशीर्वाद बंगला, न करोड़ों की संपत्ति, न पुरस्कारों की चमक, बल्कि वह प्रेम जिसे उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में कमाया। और शायद एक कलाकार के लिए इससे बड़ी विरासत कोई दूसरी नहीं हो सकती। अगर आपको राजेश खन्ना की यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने कभी उनके गीतों पर अपना समय बिताया था। ऐसी ही अनसुनी और भावुक फिल्मी जीवन गाथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ सितारे केवल पर्दे पर चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे समय बीत जाने के बाद भी लोगों की यादों में रोशनी करते रहते हैं। राजेश खन्ना उन्हीं सितारों में से एक थे और शायद हमेशा रहेंगे।